हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज अपने बायोलॉजी में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मानव का श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक अपने को डिस्कस करने हैं, सबसे पहले अपने उनकी बात करते हैं, फिर इनको एक एक करके अपने डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें जो पहला टॉपिक अपने को देखना है वो है श्वसन की परिभाषा और श्वसन के प्रकार। जो पहले दो टॉपिक हैं, देखिए कॉमनली बच्चे ये आइडिया लगाते हैं कि O2 को ग्रहण करना और CO2 को शरीर से बाहर छोड़ना। जब मानव श्वसन तंत्र में इसको पढ़ते हैं अपने, तो O2 को ग्रहण करना और CO2 को बाहर छोड़ना, इसको श्वसन कहते हैं। नहीं बच्चों, O2 को ग्रहण करना और CO2 को बाहर छोड़ना ये स्वातन, वेंटिलेशन या इसको ब्रीथिंग, सांस लेना बोलते हैं। श्वसन में और सांस लेना ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। सांस लेना श्वसन का एक पार्ट है, जो भी अपने आगे भी डिस्कस करेंगे इसमें अपने। तीसरा जो टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वो है मानव का श्वसन अंग और श्वसन तंत्र, यानी श्वसन अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करेंगे। श्वसन अंग में अपने दो तरह के अंग देखेंगे, एक तो सहायक अंग, एसेसरी ऑर्गन्स जो हैं, और दूसरे जो हैं वो मुख्य अंग या मौलिक अंग, जिसमें अपने अपने लंग्स जो हैं, फेफड़े, इनकी बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना, इसको डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पर अपना जो टॉपिक आता है वो आता है श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अंदर अपने किस प्रकार O2 को ग्रहण करते हैं, किस प्रकार CO2 को बाहर निकालते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इसमें अपनी हेल्प करते हैं, ये अपने इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक है अपना इसमें वो है श्वसन संबंधी आयतन, रेस्पिरेशन रिलेटेड वॉल्यूम। तो इसमें अपने श्वसन से संबंधित कुछ आयतन है अपने पास, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर श्वसन संबंधी क्षमताएं, श्वसन संबंधी क्षमताओं का मतलब है कि हमारे फेफड़ों में कितनी क्षमता होती है कि कितनी एयर को वो अपने अंदर रख सकते हैं, कितनी अपने बाहर निकालते हैं, कितनी इनटेक करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर अगला टॉपिक अपना जो 7th नंबर इसमें है वो है कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। इसके बारे में अपने देखेंगे डिटेल में। और लास्ट जो टॉपिक है इसमें वो है श्वसन संबंधी रोग। ठीक है, यानी श्वसन से संबंधित जितने भी रोग है अपने वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये कुल 8 टॉपिक है अपने इस चैप्टर के अंदर, जिनको एक एक करके अपने को डिस्कस करना है। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर की मैक्सिमम 2 वीडियो अपने बनाएंगे। आज के जो सेशन है अपना, आज का जो वीडियो है, इसके अंदर अपने श्वसन की परिभाषा, श्वसन के प्रकार, मानव श्वसन अंग व श्वसन तंत्र और श्वसन की क्रियाविधि, ये 4 टॉपिक आज अपने डिस्कस करेंगे। और बाकी के जो 4 हैं ये अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं श्वसन की परिभाषा व श्वसन के प्रकार, यानी श्वसन कहते किसको हैं और ये कितने प्रकार का होता है मानव श्वसन तंत्र के संबंध में। ठीक है। श्वसन की परिभाषा व श्वसन के प्रकार को अपने एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो बच्चों, अपने जानते हैं कि अपने O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है। तो इस डायग्राम के थ्रू आपको इजीली ये समझ आ जाएगा दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं। देखिए, सबसे पहले अपने यहाँ से शुरू करते हैं। अपने क्या करते हैं, O2 को ग्रहण करते हैं बाहर से, वातावरण से। ये O2 हमारे फेफड़ों तक पहुँचती है और फेफड़ों की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है जिसको कहा जाता है कुपिका, ये जब अपने फेफड़े की संरचना देखेंगे आंतरिक तो वहाँ पढ़ेंगे, वो O2 जो ग्रहण की वो हमारे फेफड़ों की कुपिका तक पहुँचती है। कुपिका में जो रक्त कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, रक्तवाहिनियां प्रेजेंट होती हैं, जिनमें रक्त कोशिकाएं जो हैं वो यहाँ से O2 जो है वो हमारे रक्त के अंदर डाल दी जाती है। ये O2 यहाँ से चलती है, हमारा रक्त इसको हमारी कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम करता है। जैसे ये हमारी ये कोई एक कोशिका या एक टिश्यू है, ये रक्त इस कोशिका के पास ले जाएगा और O2 किसको दे देगा, इस कोशिका को दे देगा। ठीक है। फिर से सुनिए, अपने O2 को इन्वायरमेंट से ग्रहण किया, वो हमारे फेफड़ों की कुपिका तक पहुंची। कुपिका से विसरण विधि द्वारा, ये जो है वो विसरण द्वारा O2 रक्त में प्रवेश करेगी। रक्त उसको परिसंचरण के द्वारा हमारी कोशिका तक या ऊतक तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है। इधर से अपने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि ये जो है बॉक्स बनाया है, ये एक तरह से मान लो अपनी आहार नाल है। आप बाहर से भोजन लेते हो, भोजन में आप जटिल कार्बनिक पदार्थ लेते हो, जटिल
कार्बनिक पदार्थ, और आहार नाल में आपको पता है इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है, तोड़ा जाता है, जिसको अपने पाचन बोलते हैं। आहार नाल में भोजन का पाचन हुआ और पाचित होकर आपने बनाया सरल कार्बनिक पदार्थ बनाए। ये जो सरल कार्बनिक पदार्थ हैं ये अवशोषण के द्वारा पहुंचते हैं किसके अंदर, इसको डाल दिया जाता है रक्त के अंदर। ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में देख चुके हैं। जैसे ये सरल कार्बनिक पदार्थ जो हैं ये रक्त के अंदर डाले गए, रक्त इनको परिसंचरण के द्वारा पहुंचा देता है कहाँ पर, हमारी कोशिका में। तो कोशिका में दो चीज़ें आ चुकी हैं, कौन कौन सी, एक तो O2 आ चुकी है हमारे श्वसन तंत्र के थ्रू, और इधर से सरल कार्बनिक पदार्थ आ चुके हैं जिनको रक्त ने कोशिका या ऊतक तक पहुंचाने का कार्य किया है। ठीक है, अब ये जो सरल कार्बनिक पदार्थ आए हैं यहाँ पर, ग्लूकोज है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह जितने भी अमाइनो एसिड हैं, ये इन जटिल कार्बनिक पदार्थों से बने हुए सरल कार्बनिक पदार्थों का इस ऑक्सीजन द्वारा, इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ये एब्सेंस में भी हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ अगर प्रेजेंस की बात करें तो इन सरल कार्बनिक पदार्थों को यहाँ तोड़ा जाएगा, इनका विघटन किया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वहाँ पर अपने पास तीन उत्पाद बनेंगे। एक तो यहाँ पर बनेगी ATP, अपने पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी, साथ ही साथ सह उत्पाद के रूप में अपने पास बनेगी CO2, और एक क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, ये जो CO2 है इसको विसरण द्वारा डाल दिया जाएगा किसके अंदर, रक्त के अंदर, और रक्त इस CO2 को यहाँ से लेकर चलेगा और किसको दे आएगा, यहाँ से ये CO2 जो है उसको लेके चलेगा ये, और हमारी कुपिकाओं के पास छोड़ आएगा। अब ये CO2 जो कुपिका के पास आई है इसको यहाँ से शरीर से बाहर पास आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है इससे अपने दो चीज़ें पता लगेंगी अपने को। फर्स्ट, श्वसन की परिभाषा देखेंगे अपने, और साथ ही साथ श्वसन के प्रकार कैसे होते हैं, ये दोनों यहीं से इस डायग्राम से अपने को समझ आ जाएगा। ये डायग्राम सिर्फ समझने के लिए आपके, वैसे ये किसी काम का नहीं है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें अपने श्वसन की परिभाषा की, तो श्वसन कहते किसको हैं। एक्चुअल में श्वसन जो होता है उसकी परिभाषा ये है, किसी कोशिका में सरल खाद्य पदार्थों के या सरल कार्बनिक पदार्थों के, किसी कोशिका में सरल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा या विघटन द्वारा ATP, CO2, जल आदि का निर्माण होना, ये क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब बात करें श्वसन के प्रकारों की, तो आप एक चीज देखिए, गैसों का जो विनिमय है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो दो जगह हो रहा है। सबसे पहले कहाँ हो रहा है, ये फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जिसको कहा गया कुपिका, और ये हमारा क्या है यहाँ पर जो रक्त है। तो एक तो गैसों का आदान प्रदान की जो सतह है वो यहाँ पर है, O2 यहाँ रक्त के अंदर छोड़ी जा रही है और CO2 यहाँ से कुपिका में रक्त के द्वारा डाली जा रही है। यहाँ तक का जो प्रोसेस है, वातावरण से लेकर यहाँ तक का जो आदान प्रदान हो रहा है, इस श्वसन को कहा जाता है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ये O2 यहाँ से चली, अब ये O2 जो है, अब यहाँ पर जो आदान प्रदान हो रहा है ये किस किस के बीच में हो रहा है, रक्त और हमारी कोशिका या ऊतक के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है, इस श्वसन को जिसमें O2 सेल के अंदर डाली जा रही है और CO2 यहाँ से ली जा रही है, इस श्वसन को कहा जाता है आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इस इंटरनल रेस्पिरेशन में या आंतरिक श्वसन में एक चीज़ और है, क्योंकि मैंने आपको बताया श्वसन की परिभाषा क्या थी, सरल जो कार्बनिक पदार्थ थे उनको तोड़कर ATP प्रोड्यूस की गई, सह उत्पाद के रूप में CO2 बनी और वाटर बना, जल बना अपने पास। ये जो श्वसन हो रहा है इस सेल के अंदर, इस श्वसन को कहा जाता है कोशिकीय श्वसन, या इसको उत्तकीय श्वसन भी कहा जाता है। तो मेनली जो श्वसन है वो दो प्रकार का है अपने पास, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। अब अपने जो बात की थी जिसको अपने कहा था कि सांस लेना क्या होता है, वेंटिलेशन या संवातन जिसको बोलते हैं, तो ये प्रक्रिया देखिए, O2 को यहाँ फेफड़ों तक ले जाया गया और यहाँ से CO2 को बाहर छोड़ दिया गया। ये प्रक्रिया इतनी जो है, इतने वाली ये, इसको कहा जाता है संवातन, ब्रीथिंग या सांस लेना। तो आपको पता लग रहा होगा डायग्राम से कि ब्रीथिंग जो है वो बाह्य श्वसन में ही एक भाग है, एक पार्ट है, जबकि आंतरिक श्वसन इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये कौन सा,
कोशिकीय श्वसन, जिसको अपने सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं और या इसको उत्तकीय श्वसन भी कहा जाता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये अपने को यहाँ से पता होनी चाहिए। श्वसन की परिभाषा पता होनी चाहिए। बाह्य श्वसन किसको कहते हैं? तो बाह्य श्वसन वातावरण से फेफड़ों तक और फेफड़ों की जो कुपिकाएं हैं वो रक्त कोशिकाओं के साथ जो एक्सचेंज होता है गैसेज का, उसको कहा जाता है बाह्य श्वसन। और यहाँ पर रक्त और कोशिका के बीच पहले तो आदान प्रदान हुआ, इसको तो आपने आंतरिक श्वसन बोल दिया। और कोशिका के अंदर जो खाद्य पदार्थों को तोड़ा गया, जिससे क्या प्रोड्यूस की गई? ATP, CO2, H2O, उसको कहा जाता है कोशिकीय श्वसन। अब ये कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का हो सकता है। अगर तो ये O2 की प्रेजेंस में होता है, यानी खाद्य पदार्थों का जो तोड़ा जाना है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तब तो इसको कहते हैं ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और अगर ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, अनुपस्थिति में होती है, तब इसको कहा जाता है अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन जो है ये जंतुओं में और पादपों में पाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया है, जबकि अनॉक्सी श्वसन जो है ये कुछ जीवाणुओं में पाया जा सकता है। मनुष्य में ये तब हो सकता है जब अपने कोई कठिन काम करते हैं, तो हमारी जो मांसपेशियां हैं अगर उनके पास ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, अनुपस्थिति होती है, उतनी प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती जितनी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जरूरी है, तो हमारी मांसपेशियां अनॉक्सी श्वसन करती हैं। और जब अनॉक्सी श्वसन होगा तो प्रोडक्ट जो है वो सारे के सारे ये नहीं बनेंगे, ठीक है। ये अपने चैप्टर नंबर जब 10th करेंगे, अपने उधर चैप्टर नंबर 11th करेंगे बॉटनी में, तब वहां पर अपने ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के बारे में वहां डिटेल में देखेंगे। मानव श्वसन तंत्र में जितना अपने को पता होना चाहिए वो श्वसन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, श्वसन के प्रकार में बाह्य श्वसन क्या होता है और आंतरिक श्वसन क्या होता है, ये इतना कंसेप्ट अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अब अपने डिस्कस करते हैं जो अपना तीसरा टॉपिक था आज का, श्वसन अंग व श्वसन तंत्र में। सबसे पहले बात करें अगर श्वसन अंगों की, और यही श्वसन अंग आगे मिलकर जो है वो किसका निर्माण करेंगे? श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। श्वसन अंग मैंने आपको बताया ये दो प्रकार के अपने को पढ़ने हैं। सबसे पहले अपने को पढ़ने हैं सहायक अंग, और दूसरे नंबर पर अपने जो मौलिक अंग या मुख्य अंग हैं उनके बारे में अपने इसको डिस्कस करेंगे। और मुख्य अंग में हमारे जो एक जोड़ी लंग्स हैं, फेफड़े हैं, इनको अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले सहायक अंगों में इनकी बात करते हैं कि कौन कौन से सहायक अंग हैं जो मानव के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। इनको अपने एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सहायक अंगों में अंग आते हैं वो हमारे पास हैं बाह्य नासा छिद्र। इसके बारे में सिंपल अपने को पता होना चाहिए कि बाह्य नासा छिद्र जो हैं ये एक जोड़ी होते हैं, अंडाकार होते हैं, और इनके द्वारा ही जो मानव वो किसी भी गैसेस जो हैं O2 उनको ग्रहण करता है और CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये बाहर की ओर जो दिख रहे हैं दो छिद्र जो हैं इन्हीं को कहा जाता है बाह्य नासा छिद्र। एक जोड़ी हैं, ओव्यूल शेप्ड होते हैं, अंडाकार हैं, और इन्हीं के द्वारा O2 को ग्रहण किया जाता है और CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर पर सहायक अंगों में जो दूसरे नंबर पर संरचना आती है वो है नासा गुहा या नासा मार्ग। ये बाह्य नासा छिद्र जो हैं ये अंदर की ओर किस में खुलेंगे? नासा गुहा या नासा मार्ग में खुलेंगे। ये जो अंदर पूरा ये पार्ट है अंदर की ओर, इसको नासा मार्ग या नासा गुहा कहते हैं। सबसे पहली बात, इस नासा गुहा या नासा मार्ग को नेजल सेप्टम, नासा पट जिसको बोलते हैं, ये नेजल सेप्टम इसको दो भागों में बांटता है। ये अंदर की ओर आपको दिख पता लग रहा होगा ये दो पार्ट हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो नेजल सेप्टम जो है इनको अंदर की ओर दो भागों में डिवाइड कर देता है। दूसरी बात, ये नासा गुहा के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट अपने लिए, एक तो हल्के रोम पाए जाते हैं छोटे छोटे, और साथ ही अंदर का जो ये इन्वायरमेंट है इसमें वो नम बना रहता है, और वो नमी रहती है किसके कारण? श्लेष्मा के कारण, ठीक है। तो रोम जो है, रोम का काम तो जब अपने एयर को इनटेक करते हैं तो उस एयर के वायु के साथ अगर कोई धूल धुएं के कण आ गए तो ये उनको वहीं रोक लेते हैं। हमारे इंटरनल पार्ट्स जो हैं, आगे के जो भाग हैं श्वसन तंत्र के, वहां पर जाने से रोकने का काम करेंगे, ठीक है। श्लेष्मा, ये श्लेष्मा कहाँ से आया?
ये नासा गुहा का जो आंतरिक स्तर है, आंतरिक जो भित्ति है, जो उपकला जिस ऊतक की बनी हुई है, उस उपकला ऊतक को कहा जाता है रोमाबी कूट स्तरित उपकला। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ये टिश्यू वाले चैप्टर में आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ये रोमाबी कूट स्तरित उपकला ऊतक जो है, इसमें पाई जाती है कोशिकाएं जिनको कहा जाता है कलश कोशिकाएं या गॉबलेट कोशिकाएं। और वो गॉबलेट कोशिकाएं जो हैं वो स्त्रावित करती हैं यहाँ पर श्लेष्मा, जो इसके अंदर के एनवायरनमेंट को, वातावरण को नम बनाने का काम करता है। अब इस नम बनाने के पीछे रीजन क्या है वो सुनिए। हमारा नासा मार्ग जो है वो अंदर से टर्बाइनल यानी कि घुमावदार अस्थियों का बना होता है। टर्बाइनल अस्थियों के कारण ये कैसा होता है, घुमावदार होता है थोड़ा। अब जैसे ही अपने एयर को अंदर इनटेक करते हैं तो उस घुमावदार भागों में एयर जो है जब घूमेगी तो वहां पर वो किसके कांटेक्ट में आती है, वहां पर पाई जाने वाली श्लेष्मा के कांटेक्ट में आती है। और ये श्लेष्मा उस वायु के तापमान को हमारी बॉडी के तापमान के अनुकूलित करने का काम करता है। जैसे सर्दियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो नियत है 37 डिग्री सेल्सियस। अब सर्दियों में बाहर ठंड ज़्यादा होती है तो एयर जो है वो ठंडी होगी, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा है तो एयर जो है वो गर्म होगी। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो तापमान, जिस तापमान की एयर पहुंचती है वो लगभग सेम हो जाती है हमारे फेफड़ों तक जाती जाती किसके, हमारे शरीर के तापमान के। और वो होता है किसके कारण, टर्बाइनल अस्थियां जो घुमावदार बनाती है अंदर से इसको, और वहां पर पाई जाने वाली श्लेष्मा इसके तापमान को नियत करने का काम करती है। साथ ही साथ अपने याद रखना है आपको, ये हमारी नासा गुहा या नेजल चैम्बर जो है, ये 4 अस्थियां, 4 प्रकार की बोन्स इसके निर्माण में भाग लेती हैं। इन सभी के नाम पता होने चाहिए अपने को। पहला नेजल, सेकंड नंबर पर प्री मैग्जिला, थर्ड नंबर पर मैग्जिला और फोर्थ नंबर पर एथेमोइड। वोमर भी आती है इसके अंदर, अपनी बुक में 4 दी हुई हैं तो अपने 4 नाम याद रखने हैं। नासा गुहा या नासा मार्ग का निर्माण करने वाली अस्थियां कौन कौन सी हैं, नेजल, प्री मैग्जिला, मैग्जिला और एथेमोइड। ये हमारे नासा मार्ग का निर्माण करने में भाग लेती हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी अपने को किसके बारे में, नासा गुहा या नासा मार्ग के बारे में। नेक्स्ट, ये नासा गुहा या नासा मार्ग जो है वो तीसरी संरचना जो अपने पढ़ेंगे सहायक अंगों में, वो है अंतः नासा छिद्र। अंतः नासा छिद्र मतलब जो छिद्र अंदर की ओर खुलेंगे हमारी ग्रसनी में। तो ये नासा गुहा या नासा मार्ग अंदर की ओर ग्रसनी में जिन छिद्रों द्वारा खुलती हैं उनको कहा जाता है अंतः नासा छिद्र। और इनकी संख्या भी कितनी होती है, 1 जोड़ी होती है। तो आप सीधी लाइन लिख सकते हो कि नासा गुहा या नासा मार्ग 1 जोड़ी अंतः नासा छिद्रों द्वारा ग्रसनी में खुलती हैं। और ग्रसनी के बारे में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में भी देखा था। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो ग्रसनी के 2 भाग अपने वहां पर डिस्कस करते हैं, एक नासा ग्रसनी और दूसरा अपने डिस्कस करते हैं मुख ग्रसनी। लेकिन जब अपने श्वसन तंत्र पढ़ते हैं तो वहां पर एक नाम और आता है साथ में जिसको कहा जाता है कंठ ग्रसनी, लैरिंगोफेरिंग्स। तो कंठ ग्रसनी जो है वो कंठ के आसपास जो ग्रसनी का भाग होता है उसको कहा जाता है कंठ ग्रसनी। ठीक है, तो उसके बारे में अपने ग्रसनी में यहाँ से अंतः नासा छिद्र 1 जोड़ी द्वारा एयर जो है वो कहाँ तक आ गई है, अब हमारी ग्रसनी तक पहुंच चुकी है। और ग्रसनी में नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी ये दोनों अपने डिस्कस करनी है किसमें, श्वसन तंत्र में। तो अब उनकी अपने बात करते हैं। नासा ग्रसनी व कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी जो है ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि नासा ग्रसनी, जो ग्रसनी का ऊपर वाला पृष्ठ भाग होता है उसको नासा ग्रसनी कहा जाता है। इसके नीचे अधर वाला भाग जो है वो मुख ग्रसनी कहलाता है। और जो कंठ श्वसन तंत्र का एक भाग है उसके आसपास जो ग्रसनी का क्षेत्र होता है वो कहलाता है कंठ ग्रसनी। तो ये अंतः नासा छिद्र से एयर जो है वो किस में आएगी, नासा ग्रसनी में। और नासा ग्रसनी से वो जाएगी किसके पास, कंठ ग्रसनी। और कंठ ग्रसनी से वो एयर जो है वो जाएगी किसमें, कंठ में। अब अपने लिए ये तो सिंपल पार्ट है जो किसको जोड़ रहे हैं, अंतः नासा छिद्रों से एयर जो है वो किसके पास आ गई, कंठ के पास। अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इस कंठ के बारे में, लैरिंग्स के बारे में कि ये क्या होता है, इसमें किसका बना होता है, कौन कौन सी संरचनाएं इससे रिलेटेड हैं, क्या इसका काम है, ये सारा का सारा अपने पता करना है किसके में, कंठ में। ठीक है, तो देखिए कंठ जो है इसके बारे में जो बातें अपने को पता होनी चाहिए लैरिंग्स या कंठ में,
तो सबसे पहली बात तो ये उपास्थि से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? उपास्थियों से मिलकर बनी संरचना है। कौन कौन सी उपास्थियाँ इसकी संरचना में भाग लेती हैं वो भी अपने डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। सेकंड थिंग, ये त्रिकोणाकार होता है, ट्रायंगल शेप के अंदर होता है ये, और कहाँ पर स्थित होता है? ये श्वास नली के बिल्कुल अग्रभाग पर, यानी जहाँ से श्वास नली शुरू होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। अगली बात, इसमें पाए जाते हैं 2 जोड़ी स्वर रज्जु, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से पहली जोड़ी जो ऊपर की ओर पाए जाते हैं, एक जोड़ी, उनको कहा जाता है मिथ्या स्वर रज्जु, और जो दूसरी जोड़ी होते हैं नीचे अधर की ओर पाए जाते हैं उनको कहा जाता है वास्तविक स्वर रज्जु। ठीक है। तो लैरिंक्स के बारे में क्या याद रखना है? उपास्थियों से बनी हुई संरचना है, त्रिकोणाकार होता है, श्वास नली के अग्रभाग पर स्थित होता है, 2 जोड़ी स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिसमें से ऊपर वाले जो एक जोड़ी है उनको मिथ्या स्वर रज्जु कहा जाता है, और दूसरी जोड़ी जो होते हैं उनको वास्तविक स्वर रज्जु कहा जाता है। ये सेकंड जोड़ी है। टोटल 2 जोड़ी स्वर रज्जु प्रेजेंट होते हैं, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि लैरिंक्स जो है वो उपास्थियों से मिलकर बना होता है। तो देखिए कौन कौन सी उपास्थियां इसका निर्माण करती हैं। देखिए ये ऊपर की ओर जो संरचना दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस, और एपिग्लोटिस या गाठी ढक्कन, इसका काम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में भी बताया था कि इसका काम जो है वो हमारी श्वास नली के ऊपर जो उसका प्रवेश द्वार है जिसको ग्लोटिस कहते हैं उसको ढकना है, ताकि भोजन जो है वो श्वास नली में प्रवेश ना करे। ये भी उपास्थि से बनी हुई संरचना होती है। ये जो बड़ी दिखाई दे रही है उपास्थि, इसको कहा जाता है थायराइड। ये संख्या में 1 होती है। ये नीचे जो है इसको कहा जाता है क्रिकोइड, ये भी संख्या में 1 होती है। ये इधर वाली साइड जो दिख रही हैं, ये नीचे जो है इसको कहा जाता है एरेटिनोइड्स उपास्थि है। ये संख्या में 2 होती हैं। ये जो आपको डायग्राम बनाया है वो मैंने, ये पार्श्व व्यू है, उसका लेटरल व्यू है। तो यानी कि एक तो इधर है, एक इसके पीछे वाली साइड होगी एरेटिनोइड। संख्या में कितनी है? ये 2 हैं, और एक ही साथ में यहां पर पाई जाती हैं सेंटोरिनी उपास्थि। अब अपनी बुक में जो नाम दिए हुए हैं, जो उपास्थियों के नाम दिए हुए हैं वो ये दिए हुए हैं कि कंठ जो है उसमें एपिग्लोटिस होती है संख्या में 1, थायराइड होती है संख्या में 1, क्रिकोइड होती है संख्या में 1, और एटिनोइड्स होती हैं संख्या में 2। यानी हमारी बुक में ये कहती है कि कंठ जो है वो 5 उपास्थियों का बना होता है। 4 प्रकार की होती हैं जो, जिनमें थायराइड 1 है, क्रिकोइड 1 है, एपिग्लोटिस 1 है, एटिनोइड्स 2 हैं। लेकिन वास्तव में जो उपास्थियां कंठ के निर्माण में भाग लेती हैं वो थायराइड 1, क्रिकोइड 1, एटिनोइड्स संख्या में 2, और साथ ही साथ सेंटोरिनी की उपास्थियां ये भी कितनी होती हैं? 2। कुछ बुक्स ये लिख देती हैं कि एटिनोइड्स जो हैं इनका जो ऊपर वाला भाग है वो गेंदनुमा फूला हुआ होता है, उसी भाग को कहा जाता है सेंटोरिनी की उपास्थि। लेकिन अपनी बुक के अकॉर्डिंग अपने को याद रखना है। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मैंने पहले भी बच्चों को कहा था, अभी मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने ये जो गलती है वो सुधारी नहीं है। देखो बच्चों, जो बड़ी गलतियाँ हैं, पूरी डिटेल में थ्योरी 1-2 जगह गलत है, वो आपको जरूर बताई जाएगी। जहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है वहाँ मैं बता देता हूँ आपको साथ साथ में, लेकिन अपने को याद अपनी बुक का रखना है। पेपर बनेगा जो, वो पेपर बनाने वाला राजस्थान बोर्ड की बुक से पेपर बनाएगा। अगर उसने वहाँ से एक क्वेश्चन उठा लिया कि हमारे कंठ में पाई जाने वाली उपास्थियों के नाम लिखो, तो आप वहाँ पर ये नहीं लिख के आ सकते सेंटोरिनी की उपास्थि। अपनी बुक में नहीं दिया, अपनी बुक में दिया एपिग्लोटिस, थायराइड, क्रिकोइड, एटिनोइड्स। अब मान लो आपने ये नहीं लिखा,
इसके बारे में, एपिग्लोटिस के बारे में नहीं लिखा। जो कॉपी चेक करेगा वो भी किसके अकॉर्डिंग करेगा, राजस्थान बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग करेगा। और अगर उसने ये नहीं मिला उसको और नंबर कट गया, फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि एवल्यूशन भी भरते हो आप दोबारा अगर कॉपी जांच के लिए, तो उसके बाद भी आपका जो टोटलिंग है वो चेक की जाती है, कॉपी द्वारा चेक नहीं की जाती, ठीक है। तो इसीलिए बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग जो एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग अपने को पढ़ने हैं। तो ये कंठ की संरचना है, ये इसमें 4 प्रकार की और कुल 5 उपास्थियां भाग लेती हैं। नाम याद रखने, एपिग्लोटिस, थायराइड, क्रिकोइड और एटिनोइड्स, ठीक है। अब एक बात बताई मैंने आपको कि 2 जोड़ी स्वर रज्जु पाए जाते हैं, एक जोड़ी मिथ्या होते हैं, सेकंड जोड़ी जो है वो वास्तविक स्वर रज्जु होते हैं। तो देखिए ये जो थायराइड है और इधर से एटिनोइड्स है, इनके बीच में यहां पर होते हैं एक जोड़ी, एक इधर एक इसके पीछे वाली साइड और एक नीचे, एक यहां एक इसके पीछे वाली साइड। तो ये 2 जोड़ी स्वर रज्जु हैं, जिसमें से ऊपर वाले जो हैं मैंने आपको बताया था इनको कहा जाता है मिथ्या स्वर रज्जु, और जो नीचे वाले एक जोड़ी हैं ये होते हैं वास्तविक स्वर रज्जु, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में, कंठ या लैरिंक्स के बारे में। और कंठ जो है वो आगे किसमें खुल जाता है भाई, किसके सिर पर स्थित होता है, बताया था आपको। ये जो भाग है इसको कहते हैं श्वास नली या ट्रैकिया। अब बात करते हैं अपने श्वास नली या ट्रैकिया के बारे में। श्वास नली या ट्रैकिया, सबसे पहली बात 10 से 12 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका है। श्वास नली के बारे में जो पहली बात पता होनी चाहिए अपने को, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबी नलिका है। इसका भी जो आंतरिक आवरण है वो कौन से उपकला उत्तक का बना होता है, रोमाबी, कूट स्तरित उपकला उत्तक का बना होता है, सिलिएटेड स्यूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। साथ ही साथ इसमें भी श्लेष्मा का स्राव करने वाली कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। सबसे खास बात जो श्वास नली के बारे में अपने को याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसका जो पृष्ठ भाग है यानी श्वास नली के ऊपर हाइलिन उपास्थि के बने हुए, हाइलिन उपास्थि के बने हुए सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, उल्टे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। और ये उल्टे सी आकार के छल्ले जो हैं वो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, ताकि ये श्वास नली अपनी वास्तविक स्थिति में बनी रहे। उसको वास्तविक स्थिति में बनाए रखने का काम जो है वो ये हाइलिन उपास्थि के बने हुए सी आकार के छल्ले करते हैं। ये श्वास नली आगे 2 भागों में बंट जाती है। उन 2 भागों को कहा जाता है दाईं श्वसनी, बाईं श्वसनी। और वो 2 भाग जो हैं यानी जो श्वसनियां बनी 2, वो अपनी अपनी ओर के लंग्स या फेफड़ों में प्रवेश कर जाती हैं। देखिए कैसे इसको डायग्राम के थ्रू। श्वास नली जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। इसके ऊपर की ओर यहां पर ये कंठ, लैरिंक्स, ये ऊपर की ओर जो है ये एपिग्लोटिस है। इस पर ये उल्टे सी आकार के अपूर्ण छल्ले यानी श्वास नली के ऊपर जो छल्ले होते हैं वो अपूर्ण होते हैं इसके पृष्ठ भाग में। जैसे ये 2 भागों में बंट जाएगी, जिसको ये श्वसनी है, ये अपनी ओर के फेफड़े में और ये अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती हैं। यानी ये क्या है दोनों, ये श्वसनी है, ब्रोंकाई बोलते हैं इसको। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है लंबी, ये है श्वास नली या ट्रेकिया, और ये उल्टे सी आकार के इस पर छल्ले पाए जाते हैं। श्वसनी के ऊपर जो हैं छल्ले वो पूर्ण छल्ले पाए जाते हैं इनके ऊपर, और ये अंदर फेफड़ों की में प्रवेश कर जाती हैं। आगे ये किस में डिवाइड होती हैं इसके बारे में अपने जब फेफड़ों की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थे जितने भी अपने अब किए हैं अब तक सहायक अंग, जिसमें सबसे पहले अपने देखा बाह्य नासा छिद्र, सेकंड नंबर पर अपन डिस्कस किया नासा गुहा, फिर अंतः नासा छिद्र, फिर नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी के बारे में तो सिंपल कि एयर कंठ तक पहुंची। उसके बाद कंठ में अपने कंठ के बारे में जो जो बातें थी, कंठ में कौन सी उपास्थियां पाई जाती हैं, इनके बारे में डिस्कस किया। वो डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कंठ का, वो सिर्फ आपको बताने के लिए, याद रखने के लिए, थोड़ा आइडिया हो जाता है, याद रह जाता है बच्चों के। उसके बाद अपने देखा
कंठ जो है एपिग्लोटिस का क्या काम है ये बता दिया। फिर कंठ के नीचे 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी श्वास नली जो आगे 2 भागों में डिवाइड हो जाती है श्वसनी। श्वास नली के बारे में 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ये सिलिएटेड स्यूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की अंदर से आवृत होती है। इस पर हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए सी आकार के अपूर्ण छल्ले पाए जाते हैं ऊपर पृष्ठ भाग में, जबकि नीचे ये छल्ले जो हैं श्वसनी वाले भाग में जब बनेगी तो पूर्ण हो जाएंगे। 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, दाईं बाईं श्वसनी, और वो दाईं और बाईं श्वसनी अपनी अपनी ओर के जो लंग्स हैं, अपनी अपनी ओर के जो फेफड़े हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, उनके अंदर ये प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो अब अपना मुख्य श्वसन अंग है फेफड़े, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसमें उसकी बाह्य संरचना फेफड़ों की, और उसके बाद फेफड़ों की आंतरिक संरचना, इसको पढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं मुख्य श्वसन अंग फेफड़े या लंग्स। सबसे पहले 2 तरीके से पढ़ेंगे इसको। पहले इसकी बाह्य संरचना देखेंगे, उसके बाद इसकी आंतरिक संरचना जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लंग्स जो है, इसकी उत्पत्ति जो है वो एंडोडर्मल होती है, यानी ये भ्रूणीय जो लेयर है वो एंडोडर्म से इसका निर्माण होता है, ये पता होना चाहिए। सेकंड, एक जोड़ी होते हैं, ये स्पंजी होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं बाह्य संरचना में, ये पता होना चाहिए। प्रत्येक फेफड़े का जो वजन है वो लगभग 400 से 450 ग्राम होता है। अब ये डायग्राम से बातें जो अपने को, बहुत सारी बातें हैं जो इसी डायग्राम से याद हो जाएंगी बाह्य संरचना में। देखिए, प्रत्येक जो अपना फेफड़ा है, चाहे बायां चाहे दायां, इनके ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं। बाहर की ओर जो आवरण पाया जाता है उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। अंदर की ओर जो आवरण है इसके, उसको कहा जाता है विसरल प्लूरा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो स्थान है, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, इन दोनों के बीच का जो स्थान होता है उसको कहा जाता है प्लूरल गुहा, प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल गुहा या प्लूरल कैविटी के अंदर लसिका के समान बहुत ही पतला सा तरल भरा रहता है, और ये तरल जो है और ये स्थान जो है प्लूरल गुहा, ये वायु रहित होता है, यानी इसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होती। इस गुहा का, इस वायु रहित होने का कारण से फेफड़े जो हैं वो फूली हुई अवस्था में अपनी वास्तविक स्थिति में बने रहते हैं। अगर किसी दुर्घटना के कारण ये भाग रैप्चर हो जाए, चाहे पेराइटल प्लूरा चाहे अंदर से विसरल प्लूरा, और इस भाग में एयर भर जाए तो फेफड़े जो है वो पिचक जाते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो एक तरह से ये दोनों आवरण जो है वो फेफड़ों की रक्षा और उनको वास्तविक स्थिति में बनाए रखने का काम करते हैं। कभी कभी ये जो अंदर इसके प्लूरल गुहा के अंदर मैंने बताया कि लसिका के समान बिल्कुल पतला सा तरल भरा रहता है, अगर इसकी मात्रा भी ज़्यादा हो जाए तो भी व्यक्ति को श्वसन संबंधी विकार जो है, डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, फिर बताया मैंने कि फेफड़े जो है वो एक जोड़ी होते हैं, जिसमें से इधर वाले साइड का जो डिस्कस कर रहे हैं वो दाएं फेफड़ा, और इधर वाला जो है वो लेफ्ट लंग्स हैं। दायां फेफड़ा जो है वो 3 पालियों का बना होता है, 3 भाग होते हैं इसके। बाएं फेफड़े की तुलना में ये आकार में भी थोड़ा बड़ा होता है। ऊपर वाली पाली इसकी कहलाती है दाईं सुपीरियर पाली, बीच में इसके मध्य पाली है, और नीचे जो है वो है दाईं इंफीरियर पाली। जबकि बायां फेफड़ा जो है वो ऊपर वाला भाग जो है वो कहलाता है इसका बाई सुपीरियर पाली, और नीचे का जो भाग है वो कहलाती है बाई इंफीरियर पाली। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए, यानी कि हमारा दायां फेफड़ा जो है वो 3 पालियों का बना है। कौन कौन सी? सुपीरियर, मध्य और इंफीरियर, और इनके आगे दाईं दाईं लग जाएगा। और बायां फेफड़ा जो है वो 2 पालियों का बना है, बाईं सुपीरियर पाली और बाईं इंफीरियर पाली। ठीक है, तो ये बातें अपने को बाह्य संरचना में पता होनी चाहिए। उसके बाद दोनों जो ये हमारे फेफड़े हैं और इनके नीचे यहाँ पर इनसे जुड़ी होती है संरचना, जिसको कहा जाता है डायफ्राम। और ये इसी डायफ्राम की एक्टिविटी के कारण ही एयर हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है और एयर जो है वो बाहर जाती है। वो अपने जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपनी रेस्पिरेशन का तो वहाँ डिस्कस करेंगे। बीच का ये जो खालिस्तान है इसको कहा जाता है वक्ष गुहा या मीडियास्टेनम बोलते हैं। वक्ष गुहा याद रखना आप। और यहीं पर इस वक्ष गुहा वाले भाग के अंदर पीछे की ओर हृदय जो है, हार्ट जो है वो स्थित होता है। ये थोड़ा सा जो बायां फेफड़ा है वो छोटा होने का कारण यहाँ पर ये जो अंदर की ओर थोड़ा इस प्रकार होता है,
इस भाग को कहा जाता है कॉर्डियक नोच। कॉर्डियक नोच बोलते हैं इसको। यहीं पर हमारा हृदय जो है वो स्थित होता है। और हमारे फेफड़े जो हैं वो हमारा जो रिब्स केज है, यानी पसलियों का ये पिंजर जो है, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, उनके पीछे स्थित होते हैं। यानी फेफड़ों के चारों ओर, यहाँ पर मैं बना देता हूँ थोड़ा आपको, ये क्योंकि डायग्राम में मिलता है ऐसा बना हुआ अपने, तो ये जो संरचना बनी हुई मिलेगी आपको इस प्रकार डायग्राम में, तो ये पसलियों का एंड कट को शो करती है। ठीक है, तो हमारे फेफड़े जो हैं वो 12 जोड़ी पसलियां जो है वक्ष भाग की, उसके नीचे अंदर की ओर स्थित होते हैं। ठीक है, और ये जो पसलियां हैं इनकी और ये डायफ्राम, इनमें संकुचन और शिथिलन होने के कारण ही हमारे जो फेफड़े हैं वो यहाँ से इस वक्ष गुहा में एयर इंटर करती है और यहाँ से बाहर जाती है। ठीक है, ये अपने वहाँ डिस्कस करेंगे जब अपने श्वसन तंत्र की क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो ये तो बात हुई हमारे फेफड़ों की बाह्य संरचना की। एंडोडर्मल होते हैं, एक जोड़ी स्पंजी गुलाबी होते हैं, वेट जो है वो 400 से 450 ग्राम होता है। दायां फेफड़ा 3 भागों का बना होता है, बायां फेफड़ा 2 भागों में बटा रहता है और दायां फेफड़ा जो है वो आकार में बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। अब अगर बात करें अपने फेफड़ों की आंतरिक संरचना की, तो आंतरिक संरचना में अपने मेनली मैंने आपको बताया था कि श्वास नली जो है वो 2 भागों में बंट जाती है, जिसको अपने श्वसनी कहते हैं। ये श्वसनी आगे बंटेगी, फिर वो आगे बंटेगी। इस प्रकार कई संरचनाएं, इस प्रकार अंदर एक जैसे ट्री होता है, वृक्ष होता है एक मेन, उसकी फिर शाखा, फिर उससे और बहुत बहुत शाखाएं, तो इस प्रकार इसके अंदर एक वृक्ष का निर्माण हो जाता है, जिसको रेस्पिरेटरी ट्री या श्वसनीय वृक्ष भी कहा जाता है। अब अपने को ये जो इतनी संरचना है, यहाँ से लेकर ये इतनी, इसको डिटेल में देखना है कि इसमें कौन कौन से भाग हैं जिनके थ्रू एयर यहाँ से होती हुई हमारी फेफड़ों की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बिल्कुल एंड पार्ट है, जिसको कुपिका कहते हैं, एल्वेलाई, वहां तक पहुंचेगी। वो अपने डिस्कस करेंगे फेफड़ों की आंतरिक संरचना में। और साथ ही साथ जो श्वसन वृक्ष है, यानी कि यहाँ से लेकर ये जो भाग हैं, इनको डिटेल में डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं फेफड़ों की आंतरिक संरचना की। आंतरिक संरचना में अपने देखो, अपने डायग्राम बनाया था अभी, उसमें अपने इस प्रकार देखा था, जिसमें यहाँ पर ये 2 लंग्स थे और ये जो संरचना है आगे मैंने बताया था कि आगे डिवाइड होती है, यही फेफड़ों की आंतरिक संरचना में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस संरचना को श्वसनी वृक्ष कहा जाता है, रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। उसके बारे में अपने देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ऊपर की ओर, ये अपने पास है श्वास नली या ट्रेकिया जिसको कहा था। ये 2 भागों में बंट जाती है, इनको कहा जाता है श्वसनी, ब्रोंकस बोलते हैं, या इसको प्राथमिक श्वसनी भी कहा जाता है। ये फेफड़े के अंदर प्राथमिक श्वसनी आगे फिर से विभाजित हो जाती है और क्या बनाती है, ये द्वितीयक श्वसनी का निर्माण करती है, सेकेंडरी ब्रोंकस का निर्माण करती है। ये द्वितीयक श्वसनी आगे फिर से विभाजित हो जाती है और ये निर्माण करती है तृतीयक श्वसनी का, टर्शरी ब्रोंकस का, तृतीयक श्वसनी बनाती है। यहां तक इसके ऊपर जो छल्ले हैं सी आकार के जो बताए थे वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ये तृतीयक श्वसनी जो है ये आगे बढ़ती है श्वसनिका के अंदर, प्राइमरी श्वसनिका या प्राइमरी ब्रोंकियोल्स भी बोलते हैं उसको, ये आगे पुनः विभाजित होती है श्वसनिका के अंदर। इस श्वसनिका के ऊपर सी आकार के छल्ले नहीं पाए जाते, ये श्वसनिका आगे फिर से विभाजित हो जाती है। उस संरचना को कहा जाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, या इसको छोर श्वसनिका भी कहा जाता है, अंतस्थ श्वसनिका भी बोलते हैं। ठीक है, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो है ये आगे फिर से विभाजित हो जाती है। उस संरचना को कहा जाता है श्वसनी श्वसनिका, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो यहां से फिर से देखिए, सबसे पहले श्वास नली थी, वो बन गई प्राथमिक श्वसनी। ये प्राथमिक श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है। ये प्राथमिक श्वसनी फिर से विभाजित होकर द्वितीयक श्वसनी बनाती है। द्वितीयक श्वसनी फिर से विभाजित होकर तृतीयक श्वसनी बनाते हैं। यहाँ तक इनके ऊपर सी आकार के छल्ले प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ये तृतीयक श्वसनी आगे बढ़ जाती है श्वसनिकाओं में, बहुत सारी में, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स के अंदर, तो इन पर सी आकार के छल्ले नहीं पाए जाते।
ये श्वसनिकाएं आगे बढ़ जाती है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, या उसको बोलते हैं छोर श्वसनिका। ये छोर श्वसनिका जो है वो आगे बढ़ जाती है श्वसनी श्वसनिका के अंदर। अब यहाँ पर ये जो श्वसनी श्वसनिका है ये आगे छोटी छोटी इस प्रकार नलिकाओं में डिवाइड हो जाती है। इन नलिकाओं को कहा जाता है कुपिका वाहिनियां, एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं। ये कुपिका वाहिनियां जो हैं ये दिखाई दे रही हैं, इनकी संख्या एक श्वसनी श्वसनिका से निकलने वाली 2 से लेकर 10 हो सकती हैं। ये 2 से 10 एक श्वसनी श्वसनिका से निकलती हैं। ये कुपिका वाहिनियां जो हैं ये आगे जाके इस प्रकार एक सैक या थैलेनुमा संरचना में खुलती है, जिसको कहा जाता है वायु कुपिका कोश, या इसको एट्रिया भी बोलते हैं। और इस एट्रिया के अंदर स्थित होती हैं छोटी छोटी कुपिकाएं, और इन कुपिकाओं के चारों ओर पाई जाती है रक्त कोशिकाएं। तो ये है अपने पूरे के पूरा जो श्वसन मार्ग है या फेफड़े की आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले भाग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये रक्त कोशिकाएं मैंने कहा, तो रक्त कोशिकाएं यहाँ से प्रत्येक फेफड़े के अंदर फुफ्फुसीय धमनी जो प्रवेश करती है उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं फुफ्फुसीय धमनी की, जो इनमें से होती हुई कहाँ पर स्थित होती हैं, ये यहाँ पर पाई जाती हैं इनके पास में। ठीक है, देखिए अब शुरू से सबसे पहले श्वास नली थी, वो प्राथमिक श्वसनी में बटी। ये प्राथमिक श्वसनी आगे द्वितीयक श्वसनी के अंदर, द्वितीयक श्वसनी आगे से तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी जो है वो श्वसनिका के अंदर, श्वसनिका आगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स या छोर श्वसनिका बोलते हैं इसको, ये आगे श्वसनी श्वसनिका के अंदर बटी। ये श्वसनी श्वसनिका जो है वो 2 से 10 कुपिका वाहिनियों के अंदर बढ़ती है। कुपिका वाहिनी जो है वो खुलती है वायु कुपिका कोश या एट्रियम, जो फूली हुई संरचना है जिसके अंदर स्थित होती है छोटी छोटी कुपिकाएं। और ये कुपिकाएं या एल्वियोलाई जो है ये फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती हैं। ठीक है, और दोनों फेफड़ों में इनकी संख्या असंख्य होती है, बहुत सारी कुपिकाएं पाई जाती हैं। और इन कुपिकाओं के पास आकर जो फेफड़ों के अंदर फुफ्फुसीय धमनी प्रवेश करती है उनके शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं आकर खुलती है। यहाँ मतलब क्या लेके आती हैं वो रक्त, और यहीं इस सरफेस पर यानी इन कुपिकाओं में और इन रक्त, ये जो रक्त लेके आई हैं यहीं पर गैसों का आदान प्रदान किया जाता है, जिसको अपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में जब देखा था तो जिसको अपने कहा था बाह्य श्वसन, यानी कि फेफड़ों की कुपिकाओं और रक्त के बीच जहां गैसों का आदान प्रदान हो रहा था। O2 इसमें डाली जाती है रक्त में, और CO2 को वापिस यहां से होती हुई वो CO2 जो है वो नाक के बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा शरीर से क्या चली जाती है, बाहर चली जाती है। तो ये है फेफड़ों की आंतरिक संरचना। ये पूरा का पूरा मार्ग जो है श्वसन का ये अपने को पता होना चाहिए। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, श्वास नली, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, श्वसनिका या इसको टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स भी बोलते हैं, छोर श्वसनिका, श्वसनी श्वसनिका। ये श्वसनी श्वसनिका किसमें खुली है, कुपिका वाहिनी में। कुपिका वाहिनी किसमें खुली है, वायु कुपिका कोश या एट्रिया के अंदर, और जिसमें पाई जाती है छोटी छोटी कुपिकाएं। तो ये श्वसन का मार्ग है। अगर ऊपर से बात करें श्वास नली के ऊपर से, तो अपने देखा था बाह्य नासा छिद्र, नासा मार्ग, अंतः नासा छिद्र, उसके बाद आया था नासा ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, कंठ, और वो कंठ जो है वो किसमें खुल रहा था, श्वास नली में। तो ये पूरा का पूरा श्वसन का मार्ग। और ये डायग्राम जो है वो रेस्पिरेटरी ट्री का डायग्राम आता है, या फेफड़ों की आंतरिक संरचना पूछी जाती है तो ये वाला डायग्राम बना के अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और इस डायग्राम को, ये जो अंदर वाला है, इसको आप इस प्रकार बड़ा करके दिखा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये अपने 3 टॉपिक कंप्लीट हुए आज के इस चैप्टर के। सबसे पहले अपने जो शुरू किया था श्वसन की परिभाषा, सेकंड नंबर पर श्वसन के प्रकार, और थर्ड नंबर पर श्वसन के अंग व श्वसन तंत्र, जिसमें अपने सहायक अंग और मुख्य अंग जो फेफड़े हैं उनके बारे में कंप्लीट जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब अपना आज का जो अगला टॉपिक है वो है श्वसन की क्रियाविधि, यानी किस प्रकार O2 जो है वो फेफड़ों में प्रवेश करती है और किस प्रकार CO2 जो है वो शरीर से बाहर जाती है। ठीक है, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि जो है उसमें 2 चीजें पढ़नी है अपने को। एक तो अपने को पढ़ना है निश्वसन, इंस्पिरेशन, और सेकंड अपने को पढ़ना है उच्च श्वसन, एक्सपायरेशन। निश्वसन का मतलब है गैसेज को अंदर ग्रहण करना, और उच्च श्वसन का मतलब है CO2 को या गैसेज को शरीर से बाहर निकालना। ये प्रक्रियाएं कैसे कैसे होती है ये अपने को इसमें देखना है। सबसे पहले अपने इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए आपके
देखो, सामान्य स्थिति के अंदर हमारा जो डायफ्राम है वो इस प्रकार गुंबदाकार स्थिति में होता है। कैसी स्थिति में होता है ये? गुंबदाकार, ये डायफ्राम। और गुंबदाकार होने के कारण ये बीच का जो इसके गैप है दोनों फेफड़ों के, जिसको अपने क्या नाम दिया था? वक्ष गुहा। इसको वक्ष गुहा बोलते हैं। ये हमारे दोनों फेफड़े हैं, ये दायां फेफड़ा है, ये दायां फुफ्फुस है, और ये वाला जो है अपना, ये बायां फुफ्फुस है। अब ये दोनों क्रियाविधि होती कैसे हैं? मैंने आपको बताया कि हमारे जो दोनों फेफड़े हैं इनके ऊपर हमारे 12 जोड़ी जो हैं वो पसलियाँ पाई जाती हैं, रिब्स प्रेजेंट होती हैं। ये रिब्स जो हैं इन्हीं के संकुचन और शिथिलन के कारण और एक डायफ्राम के संकुचन और शिथिलन के कारण ही एयर जो है वो अंदर प्रवेश करती है फेफड़ों के, और फेफड़ों से बाहर जाकर हमारे बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा शरीर से बाहर जाती है। देखिए कैसे। हमारी जो इनके चारों ओर, इनके ऊपर इनको ढके हुए जो रिब्स का केज होता है, पसलियों का जो पिंजर पाया जाता है, उन पसलियों के पिंजर की अगर मैं बात करूं, सिंपली अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ थोड़ा आपके समझने के लिए, तो जैसे मान लो ये वो 12 जोड़ी जो है वो इस प्रकार यहाँ से हमारे फेफड़ों के ऊपर जो है ये पसलियाँ निकली हुई। ये सिर्फ समझने के लिए, आपको ड्रॉ नहीं करना। ये 2 क्रमागत पसलियाँ जो हैं, ये वाली और ये वाली, कोई भी 2 हो सकती हैं। इनके बीच में अगर इनको मैं यहाँ से बड़ा करूँ, इन पसलियों के बीच में 2 तरह की पेशियाँ पाई जाती हैं। वैसे एक ही प्रकार की हैं, वो आगे पुनः 2 प्रकार की हैं। उन पेशियों को, उन मसल्स को कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल, या हिंदी में उसको बोलते हैं अंतरापरशुक पेशियां। ये पाई कहां जाती हैं? 2 पसलियां जो हैं, क्रमागत पसलियां, उनके बीच में। ये 2 तरह की हो सकती हैं अंतरापरशुक पेशियां जो है, ये हो सकती हैं बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, और दूसरी होती हैं आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ये ड्रॉ कर दिया, और इधर वाली साइड इस प्रकार, इसको बड़ा करके यहाँ दिखाएं तो 2 पसलियों के बीच में तो ये वाली जो है ये तो होगी कौन सी? बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, और ये वाली जो है ये कौन सी है? आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां। इन्हीं से रिलेटेड है सारी की सारी अपनी श्वसन की क्रियाविधि। देखिए कैसे। सबसे पहले बात करें निःश्वसन की, तो निःश्वसन के बारे में याद रखना कि निःश्वसन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। अब सक्रिय प्रक्रिया में हुआ क्या क्या, देखिए। सबसे पहले क्या हुआ, जब अपने आप पता है आपको, जब आप सांस खींचते हो यानी O2 को या गैसेज को अंदर ग्रहण करते हो, तो हमारा स्टमक जो है वो बाहर की ओर आता है, पेट जो है वो बाहर की ओर आता है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जैसे ही निःश्वसन होता है, इंस्पिरेशन होता है, उसी समय ये डायफ्राम जो है, जो गुंबदाकार स्थिति में था, ये बिल्कुल कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, सीधा हो जाता है। और इस डायफ्राम के सीधा होने के कारण, पहला काम तो डायफ्राम सीधा हुआ, इसके सीधा होने के कारण जो वक्ष गुहा जो है, इस वक्ष गुहा का आयतन, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि पहले गुंबदाकार था तो आयतन कम था, अब ये सीधा फ्लैट हो गया तो इसका आयतन जो है पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। दूसरी बात, ये डायफ्राम जो है ये जुड़ा होता है हमारी रिब्स से, और रिब्स के बीच में स्थित होती हैं कौन सी पेशियां? अंतरापरशुक पेशियां। और अंतरापरशुक पेशियां कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरी है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां। जब ये निःश्वसन की प्रक्रिया होती है, तो निःश्वसन की प्रक्रिया में पहला काम तो क्या हुआ? डायफ्राम के संकुचन से डायफ्राम जो है वो कैसा हो गया? फ्लैट हो गया, चपटा हो गया, जिसके कारण वक्ष गुहा का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ इस वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ाने में हेल्प करती हैं बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। ये बाह्य अंतरापरशुक पेशियां भी संकुचित होती हैं, और बाह्य अंतरापरशुक पेशियों के संकुचित होने से हमारी जो पसलियां हैं वो बाहर की ओर आती हैं। जैसे अपने को ये लगता है जब अपने सांस खींचते हैं तो पेट बाहर की ओर आ रहा है, तो ये हमारा जो स्टमक है ये पसलियों के बाहर आने के कारण ही ये बाहर की ओर आता है, जिसके कारण भी ये वक्ष गुहा का जो आयतन है वो इंक्रीज होता है। और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा, आप जानते हो जब किसी चीज का आयतन बढ़ता है तो वहां पर दाब जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि पहले तो इतना ही आयतन था, सिर्फ
अब आयतन इतना हो गया तो यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ लग रहा था दाब, वो कम हो जाएगा, जिससे बाहर का दाब, वातावरण का दाब इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा और वायु जो है वो कहाँ खिंच जाएगी, हमारे दोनों फेफड़ों के अंदर खिंच जाती है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है कौन सी प्रक्रिया? निःश्वसन। अब इनको एक एक करके क्या क्या हुआ निःश्वसन में। सबसे पहला काम आप लिखोगे बाह्य अंतरापरशुक पेशियां क्या होती है इसमें? संकुचित। एक तो ये याद रखना, ये कैसा प्रोसेस है? ये एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय क्रिया है, ठीक है। बाह्य अंतरापरशुक पेशियां जो है वो संकुचित होती हैं। दूसरा, डायफ्राम भी क्या होता है? संकुचित। डायफ्राम संकुचित होकर कैसा हो जाता है? चपटा। और इन दोनों कामों के होने के कारण क्या होता है? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ जाएगा तो वक्ष गुहा का जो दाब है वो वातावरण बाहर के कंपैरिजन में, बाहर के मुकाबले क्या हो जाएगा? कम, जिससे वायु जो है, एयर जो है, वायु वो फेफड़ों में क्या कर जाती है भाई? प्रवेश कर जाती है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। तो फिर से एक बार, 12 जोड़ी पसलियां हैं, इसके अंदर हमारे लंग्स हैं। ये पसलियों के बीच में पाई जाती हैं अंतरापरशुक पेशियां जो इनको आपस में जोड़ती हैं। ये अंतरापरशुक पेशियां दो प्रकार की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यानी बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां। निःश्वसन की प्रक्रिया में क्या हुआ? ये एक्टिव प्रक्रिया है। इसमें बाह्य अंतरापरशुक पेशियां संकुचित होती हैं, डायफ्राम संकुचित होता है, चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, दाब वातावरण के कंपैरिजन में कम हो जाता है, जिससे वायु जो है वो फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है निःश्वसन। अब बात करें उच्छ्वसन की, तो उच्छ्वसन इसका अपोजिट प्रोसेस होगा। देखिए क्या होगा। पहली बात, एक्टिव प्रोसेस नहीं है। सामान्य विश्राम अवस्था में जो उच्छ्वसन है, अपनी कॉमेडिस्ट बिल्कुल साधारण बैठे हुए हैं, तो अगर अपने इनटेक करते हैं वायु को, तो अगर अपने ना भी छोड़ेंगे तो धीरे 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 जो एयर है वो फेफड़ों से, शरीर से क्या चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। यानी कि ये कैसा प्रोसेस है भाई? ये एक्टिव प्रोसेस नहीं है। ये कैसा प्रोसेस है? इनएक्टिव प्रोसेस है। इसके बारे में इधर लिख देते हैं अपने। सबसे पहली बात उच्छ्वसन के बारे में, ये कैसा प्रोसेस है? इनएक्टिव। विश्राम अवस्था की बात कर रहे हैं अपने। ये एक्टिव भी हो जाता है, कैसे कब वो अभी बताते हैं। सेकंड, यहाँ बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। बाह्य अंतरापरशुक पेशियां यहाँ संकुचित हुई थी, यहाँ क्या होंगी? ये शिथिलित होंगी, ठीक है, वापस रिलैक्स फॉर्म में जाएंगी। डायफ्राम वहाँ क्या हुआ था? संकुचित, यहाँ वापस अपनी गुंबदाकार वाली स्थिति में जाएगा। अब ये दोनों जब काम होंगे तो पसलियां जो है वो अंदर की ओर, इसके शिथिलित होने से पसलियां अंदर की ओर जाएंगी। दूसरा, डायफ्राम के शिथिलित होने से ये वापस से जब क्या हो रहा है? गुंबदाकार हो रहा है, तो वक्ष गुहा का आयतन क्या हो रहा है? कम। इन दोनों कामों के होने से वक्ष गुहा का आयतन जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आयतन कम होगा तो वातावरण के कंपैरिजन में यहाँ का दाब जो है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा। और दाब ज़्यादा होगा तो वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती है। तो यहाँ से जो वायु अंदर आई थी जिसको बाहर निकालना है, वो वायु यहाँ से होती हुई हमारे बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा शरीर से क्या चली जाती है भाई? बाहर चली जाती है। ये प्रक्रिया कहलाती है कौन सी प्रक्रिया? उच्छ्वसन। बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है। ये इनएक्टिव रहता है कब? जब विश्राम अवस्था में हो। लेकिन अगर अपने कठिन काम कर रहे हैं, कोई जोर वाला काम कर रहे हैं, तो अपने को पता है कि सांस फूलती है अपनी उस कंडीशन में, जल्दी जल्दी सांस अंदर आती है, जल्दी जल्दी अपने जोर लगाकर वो बाहर जाती है। उस कंडीशन में उच्छ्वसन जो है वो कैसी प्रक्रिया बन जाती है? एक्टिव प्रोसेस। तो एक्टिव प्रोसेस में एक लाइन सिर्फ और ऐड करनी है आपको इसमें, बाकी वो सारा का सारा है। यहाँ काम आएंगी अपनी बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, तो शिथिलित हो रही होंगी, लेकिन जो दूसरे वाली पेशियां थी जिसको अपने क्या कहा था? आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां। आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां, ये हिंदी वाले नाम थोड़े मुश्किल होते हैं, इंग्लिश वाला इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, वो यहां पर साथ में संकुचित होती हैं, ठीक है। जब आप दूसरी बार ये लिखोगे कि जब अपने कठिन काम करते हैं तो उस समय उच्छ्वसन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस बन जाता है,
क्योंकि यहाँ पर ये काम तो हो ही रहे हैं सारे के सारे। दूसरा साथ में क्या हो रहा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो थी वो भी संकुचित होती हैं और वायु को फोर्सफुली जल्दी जल्दी जो है वो क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को, ये जो सारा का सारा अपने सिलेबस में जो पढ़ना है अपने को, वो श्वसन की क्रियाविधि में सिर्फ अपने को इतना ही डिस्कस करना है। कुछ बातें इसके रिलेटेड, और जब अपने को आप कॉमनली देखते हो हिचकी आती है, तो हिचकी आने का जो कारण होता है वो डायफ्राम, देखो यहाँ पर संकुचन हो रहा है, शिथिलन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, शिथिलन हो रहा है। ठीक है, अगर ये इसके जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उनमें अनियमितता आती है, यानी कि इसका संकुचन और शिथिलन जो है वो अनियमित हो जाता है थोड़ा, तो वो कारण होता है हिचकी आने का। श्वसन से संबंधित, और जैसे उबासी आती है अपने को, तो उबासी आने का कारण ये होता है कि उबासी आने के समय हम थोड़े आलस में होते हैं, और आलस में होने के कारण हमारे फेफड़ों के अंदर जो है वो CO2 थोड़ी थोड़ी करके स्टोर होती रहती है, और थोड़ी थोड़ी जो CO2 स्टोर होती रहती है उसको फोर्सफुली अपने क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं CO2 के, और उसी प्रोसेस को कहा जाता है उबासी आना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो अपने नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।